हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अमेजिंग ग्लोरियस। हमारे चैनल के वीडियो आपको अगर अच्छे लगते हैं तो ज़रूर लाइक कीजिए और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारा नेक्स्ट वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। आज के लेक्चर में हम हिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन यानी कि फ्रांसीसी क्रांति, इससे पहले हमें मालूम है कि पूरी विश्व का मॉडर्न इतिहास देखने के लिए ऐसे कुछ घटनाएं पूरी दुनिया में हुई है कि हमें मॉडर्न हिस्ट्री दुनिया विश्व का पढ़ने के लिए अगर हम पढ़ते हैं तो हमें उस घटनाओं को याद करे बिना हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ नहीं सकते। इसमें से दो तीन घटनाएं ऐसी हुई है कि पूरी यूरोप में तो हुई है, यूरोप में उस इंसिडेंट होने को शुरुआत हुई थी, लेकिन बाद में उस घटनाओं का बहुत ही असर पूरी यूरोप ही नहीं तो पूरी दुनिया पर असर हुआ है। उनमें से कौन सी घटनाएं हैं अगर हम देखते हैं तो उसमें से हमें सबसे पहले आज हम जो पढ़ने वाले हैं द फ्रेंच रिवॉल्यूशन यानी कि फ्रांसीसी क्रांति जो हुई है, इसका दुनिया पर सबसे पहले और सबसे ज्यादा परिणाम हुआ है। इसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन है, ये इंग्लैंड में हुआ है और इसी के बाद फ्रेंच राज्य क्रांति है। दुनिया में ऐसे ही तीन घटनाएं हैं, इस घटनाओं का दुनिया पर बहुत ही असर, दुनिया पर कहे तो मानव के ऊपर बहुत ही इनका असर हुआ है। तो फिर मानव पर इतना असर करने वाले ये जो घटनाएं हुए हैं तो क्या है उस घटनाओं में, ऐसा क्या हुआ है जो मानव पर इतना असर, इनका गहरा असर हुआ है। यही हम उनमें से जो एक इंसिडेंट है वो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन यानी कि फ्रांसीसी क्रांति। इसकी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ शॉर्ट में लेने वाले हैं। देखो, हमें मालूम है कि नियर अबाउट 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन को शुरुआत हुई थी 14 जुलाई को। तो ऐसा माना जाता है कि उस दिन मतलब ऑन द मॉर्निंग 14 जुलाई 1789 द सिटी ऑफ पेरिस is the state of alarm। यानी कि देखो, पेरिस में यह उस दिन आतंक सा छाया हुआ था। क्यों आतंक सा छाया हुआ था कि लोगों में ऐसी एक दहशत निर्माण हुई थी, लोगों में कुछ अफवाहें चल रही थी और इसी अफवाह की वजह से ऐसा माना जाता था द किंग हैड कमांडेड ट्रूप्स टू मूव इनटू सिटी, कि ऐसे अफवाहें चल रही थी कि शायद सरकारी जो सैनिक है ये लोगों पर गोलीबार कर रहा है या करेगा। इसके दहशत में लोग अपने आप को बचाने के लिए प्रयास करते थे और नियर अबाउट इसीलिए यहाँ पर बताया है कि शायद आपको मालूम होगा कि सन 7,000 मैन एंड वुमेन गैदर्ड इन फ्रंट ऑफ द टाउन हॉल, मतलब टाउन हॉल के सामने सब लोग इकट्ठा हुए हैं। वो किस लिए इकट्ठा हुए थे? हमें पता है कि एक जनसेना का गठन करने का निर्णय उन्होंने लिया था, जिसे हम पीपल मिलिटिया भी कह सकते हैं। देखो, मतलब ये जो फ्रेंच राज्य क्रांति हुई है उसमें
ऐसे समाज में परिस्थितियां निर्माण हुई थी। खास तौर पर अगर हम समाज में इकोनॉमिकली तौर पर अगर हम देखते हैं तो ये पहला रीजन था। दूसरा रीजन सामाजिक था, सोशल था कि समाज में 3 गटों को विभाजित किया था, डिवाइड किया था। और समाज को 3 भागों में अगर डिवाइडेड किया जाता है तो सब लोगों का रोल भी या जो गट्स से स्टेप भी कह सकते हैं हम, उस स्टेप का हर एक का रोल एक ही तरह का होना चाहिए, जिसे हम इक्वलिटी आज के जमाने में कह सकते हैं। लेकिन उस दिन उस वक्त फ्रेंच में ऐसा नहीं हुआ था। समाज में लोगों को 3 स्टेप में बांट दिया था और इसी के साथ ऐसा माना जाता है कि कुछ लोगों को विशेष अधिकार दिए हुए थे, कुछ लोगों को अधिकार नहीं दिए हुए थे, लेकिन उनसे कुछ रिन्यू लिया जाता था, जिसे हम टैक्स कहते थे। जिनको समाज में कुछ अधिकार नहीं था उनके ही ज्यादा से ज्यादा टैक्स लेते थे, और समाज में जिनको बहुत ही अधिकार हुए थे उनसे टैक्स से छूट दिया था। ये एक रीजन है। दूसरा रीजन ये माना जाता है कि जिनका प्रॉफिट ज्यादा है वो टैक्स दे सकते हैं, लेकिन उनसे टैक्स कुछ भी लिया नहीं जाता था। जो टैक्स नहीं दे सकते हैं क्योंकि इकोनॉमिकल तौर पे वो बहुत पुअर है, ऐसा माना जाता था, उसी से ही ज्यादा से ज्यादा टैक्स लेने की कोशिश की जाती थी। ऐसी कंडीशन फ्रांस में समाज की थी। और इसी बीच में समाज को जो 3rd स्टेप में बांट दिया था, उनमें से हमें मालूम है जो पहला वर्ग था वो राजाओं का था, राजा की फैमिली में थी। इसके बाद दूसरा जो धर्मगुरु कहते हैं, प्रशासकीय अधिकारी कहते हैं, और तीसरा जो वर्ग था वो सर्वसामान्य का था, जिसे हम कॉमन भी कह सकते हैं, और उसी को 3rd स्टेप कहते हैं। और समाज में इस तरह से लोगों को बांटने के बाद बात चल रही थी कि किस तरह से लोग सरकार की ओर से हम पर गोलियों की बारिश हो सकती है, और इसीलिए वो अपने आप को बचाने के लिए वो क्या कर रहे थे, और सब लोग टाउन हॉल की तरफ इकट्ठा हो चुके थे, और उसमें लगभग 7,000 मेन एंड वुमेन्स थे। They broke into number of the government building in search of arms। मतलब वो बहुत सारे लोग जबरन सरकार के जो ऑफिस है उसमें जबरन वो प्रवेश करने लगे थे, और इनसे काफी सरकार में भी ज्यादा ये होने लगा था कि इस तरह से ये क्यों कर रहे हैं। और इस तरह से अब फाइनली ग्रुप 700 people marched toward to eastern part of the city and stormed the fortress prison of Bastille। देखो इसी तरह इसके बाद क्या हुआ, हमें मालूम है कि इस रिवॉल्यूशन की शुरुआत बेस्टिल से हुई थी। बेस्टिल ये क्या है, ऐसा माना जाता है कि बेस्टिल एक सरकार या राजाओं का और निर्बंध अधिकार जिनको प्रस्तावित हुए थे उन लोगों के लिए जो कुछ लोगों ने कुछ भी क्राइम किया नहीं है, उस लोगों को वहां पर बंद किया जाता था। ऐसा अधिकारों में बेस्टिल डूबा हुआ लोगों को देख रहे थे। लेकिन इसके बाद हमें मालूम है होप द फाइट हॉटेवर अम्यूनिशन, मतलब गोली बारूद मिलने की उनको बहुत ही संभावना उसी एरिया में ज्यादा संभावना उनको लग रही थी। और इसी के बीच ये जो कमांडर था जिसे हम, और वो कमांडर बेस्टिल वाज किल्ड, मतलब वहां ये कमांडर इन लोगों के
उन लोगों के ओर से मारा गया था। लेकिन yet the battle was hurt by all because the stood for the depostic power of the king। हमने पहले भी देखा है कि सम्राट के निरंकुश अधिकारों का वो प्रतीक माना जाता था। मतलब इतने निरंकुश अधिकार उनको मिले थे, ये भी हमको मालूम है। लेकिन द डे फॉर द सेम रूटीन, मतलब इसके बाद कहीं संघर्ष हुए थे, छोटे बड़े संघर्ष हुए थे। पेरिस में भी हुए थे, पेरिस के आउटसाइड कंट्रीज में भी हुए थे। जैसे हम देहाती क्षेत्र कहते हैं, इसी एरिया में भी ये हुआ था। लेकिन ऐसा माना जाता है कि ऐसी इकोनॉमिकली कंडीशन पेरिस में निर्माण हुई थी कि लोगों को खाने के लिए भी पाव रोटी की प्राइस बढ़ चुकी होती थी और इसी के वो मिलाने के लिए भी लोगों को तरसना पड़ता था। ऐसा माना जाता है कि लोगों को जब खाने को नहीं मिल रहा था तो लोगों ने अपना मोर्चा उस राज दरबार की तरफ निकाला था और वहां पर 16 लुई की जो रानी थी, जिसे हम मेरी एंटाइनेट कहते हैं, वो ऑस्ट्रिया की प्रिंस थी और उनको ऑस्ट्रिया के और ही ज्यादा उनका ध्यान था। ऐसा माना जाता है कि वो ऑस्ट्रिया की तो प्रिंस थी लेकिन क्वीन थी फ्रेंच की, और रानी फ्रेंच के होने के बावजूद फ्रेंच के लोगों की जो तकलीफ है, फ्रेंच के लोगों के लिए उन्हें क्या करना चाहिए, ये ध्यान में वो नहीं रहती थी, बल्कि उनका ध्यान ऑस्ट्रिया की तरफ ही रहता था। और ऐसा भी एक माना जाता है कि ये जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई है उसमें एक जो रीजन है ये मेरी एंटाइनेट कहा जाता है कि उनका जो स्वभाव था, उनका स्वभाव की वजह से ही ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन लोगों के मन में उनकी ओर से नफरत पैदा हो रही थी। और उसका एक रीजन ये है कि जब लोगों को खाने के लिए नहीं मिल रहा था तो लोगों ने अपना मोर्चा राज दरबार की तरफ निकाला था। तो इन्होंने सोचा कि ये लोग इतने बड़े तादाद में लोग मोर्चा के रूप में अगर हमारे राज दरबार की तरफ आ रहे हैं तो ये क्यों आ रहे हैं। तो उनको ऐसा लग रहा था, देखो ये मोर्चा क्यों निकाला था, लोगों को खाने के लिए नहीं मिल रहा था। और यही लोग हमें मालूम है कि सरकार का जो भी वर्क है, जो जिसे हम फ्यूडलिज्म कहते हैं, अभी उस वक्त फ्रेंच में था। दरबार में वो काम भी करते थे, सैनिकों का भी काम करते थे और रोड निर्माण करने का भी वो काम करते थे। और इस तरह से राजा के नाम से शासन चलाया जाता था, लेकिन रक्षण हमारे ये वर्कर्स कर रहे थे। लेकिन हमें मालूम है कि 16 लुई से पहले जो राजा था उनका भी ज्यादा से ज्यादा युद्ध में ध्यान था। अगर हम इन सैनिकों की वजह से युद्ध जीतते हैं तो हमारा भी उत्तरदायित्व राजा की ओर का भी उत्तरदायित्व रहता है कि इनकी हिफाजत रखना, उनको डेवलपमेंट करने का कुछ प्रयास करना या उनकी जरूरतों को पूरी करना। लेकिन मेरे एंटाइनेट ने उस राजा पर इतनी वो हावी हो चुकी थी कि राजा को डिसीजन लेने के लिए उन्होंने कुछ भी जगह नहीं रखी थी। और जो राजपुतिन हम कहते हैं वो भी ऑस्ट्रिया का था, जिसे हम पीए कह सकते हैं। ये राजपुतिन मेरी एंटाइनेट का पीए था और उनके सलाह से फ्रेंच का राज्य कारभार चल रहा था। और इसी ये मोर्चा जा रहा था। हम भी सोच सकते हैं कि मोर्चे को खाने, इन लोगों को खाने के लिए अगर मिलता नहीं, इतने बड़े तादाद में लोग उस राजदरबार में जाते हैं रोटी मिलाने के लिए, तो फिर वो रानी है तो रानी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि अगर मेरे देश में जो लोग रहते हैं वो हमारे लिए इतना कुछ कार्य करते हैं तो उनके लिए अगर खाने को नहीं मिल रहा है तो उनको खाने के लिए देना, ये उनका वर्क है। लेकिन उनकी जो एक्शन थी उस एक्शन से शायद ये
भी थी। इसका भी एक रीजन है। और खासतौर पर अगर मेरी आइडेंटिटी का अगर हम उस रिवॉल्यूशन के बारे में अगर स्टडी करते हैं तो उसका ये कोटेशन ये बहुत ही उस वक्त बहुत ही वायरल हुआ था। आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले। और जो थिंकर्स थे जिसे हम मिडिल क्लास के लोग कहते हैं, लॉयर, प्रोफेसर और थिंकर्स, ये जो विचारवंत जो खासतौर पर मॉन्टेस्क्यू, वोल्टेयर और रूसो, आपको मालूम है शायद कि ये सब रूसो को ही फ्रेंच राज्य क्रांति का जनक माना जाता है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने ग्रंथ लिया है। इससे पहले कि वोल्टेयर ने सत्ता विभाजन का सिद्धांत लिखा है। उन्होंने गवर्नमेंट का डिवाइडेशन करने को कहा है, जिससे पहले कि हमने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा है, लेजिस्लेटिव, पॉलिटिकल, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। ये सत्ता विभाजन है, इस तरह से सत्ता विभाजन करना चाहिए। ये दुनिया में सबसे पहले मॉन्टेस्क्यू ने अपने उस ग्रंथ में लिखा है। उस कैंडिड ग्रंथ में इसका ये हमें जो रानी का बिहेवियर था, उन्होंने क्या कोटेशन कहा था, क्या सेंटेंस उस मोर्चा को कहा था, ये उसमें लिखा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि मोर्चा जब उनके सामने गया, मोर्चा की उन्होंने जब इंफॉर्मेशन ली तो मोर्चा को, मतलब हमारे देश में जो लोग रहते हैं उनको खाने के लिए मिलता नहीं है और इसीलिए वो खाना मांगने के लिए राज दरबार में आए। यहाँ तक हम आ गए थे। इसकी जिम्मेदारी रानियों की क्या रहती है कि वो उनको अच्छी तरह से जो समस्या है वो सॉल्व करने का। लेकिन वो बोलते हैं कि अगर आपको खाने में रोटी मिलती नहीं तो क्या खा। देखो, अरे इन लोगों को खाने के लिए अगर रोटी नहीं मिलती तो वो केक कहां से ला सकते हैं? क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि इस जो फ्रेंच राज्य क्रांति हुई है, इसमें ये कितना इंपॉर्टेंट रोल निभाती है नेगेटिवली अगर हम देखते हैं तो। और इसी तरह से लोगों में ज्यादा से ज्यादा राजाओं के खिलाफ प्रतिक्रियाएं बढ़ने लगी थी, ये हमको मालूम है। और इसी के साथ ऐसा माना जाता है कि जब 1989 में ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई है, इससे पहले बिफोर 200 इयर्स में ये मॉन्टेस्क्यू, वोल्टेयर और रूसो ये विचारवंत हुए थे। देखो, रूसो के बाद 200 साल बाद ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई है। फिर भी इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जो फादर माना जाता है वो रूसो को माना जाता है। उस वक्त तो ये नहीं भी थे, तो फिर उनको ऐसा इस क्रांति का जनक क्यों माना जाता है? क्योंकि उन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जिसे हम सामाजिक करार का सोशल कॉन्ट्रैक्ट, वो जो ग्रंथ लिखा है, उस ग्रंथ में उन्होंने लिखा है, क्या लिखा है कि राजाओं को जो सरकार में उनको रहते हैं, उनको जो अधिकार दिए हैं वो दैववादी नहीं है, किसी ईश्वर ने उनको ये अधिकार नहीं दिया है, तो ये अधिकार उनको जनता ने दिए हैं। ये सबसे दुनिया का सबसे बड़ा राजाशाही के खिलाफ ये पहले विचारवंत थे जो ऐसा राजा के खिलाफ कहने वाले थे। और इसी के बाद जो मध्य वर्ग कहते हैं हम, जिसे हम वैचारिक दृष्टि से परिपक्वता रहती है, जिसे हम सुशिक्षित भी कह सकते हैं, उसमें से हमारा प्राध्यापक था और लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर, ये सब लोग उनमें थे। और उन्होंने इस इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करने का प्रयास किया है और लोगों को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया है। और हम देख रहे हैं कि ये लोग दरबार में खाना मांगने के लिए क्यों गए थे, उसका एक रीजन है, शायद आपको मालूम होगा कि ये सब फ्रांस में ऐसा माना जाता है, कैंडिड ग्रंथ में ऐसा कुछ लिखा है कि ऐसा माना जाता है कि फ्रांस में नहीं, फ्रांस के दरबार में हर रोज नियर अबाउट 1000 लोग खाना, जिसे हम मराठी में अच्छी तरह से बोल सकते हैं, पत्रावली उठ सकती है।
पत्रावळी हर रोज, मतलब मराठी में ऐसा कहते हैं कि दररोज 1000 लोकांची पत्रावळी चालायची। मतलब इसका मतलब यह है कि दरबार में ऑस्ट्रिया और लोगों का आना जाना इतना चलता था कि हर रोज 1000 लोग दरबार में खाना खाकर वापस जाते थे। वो जो 1000 लोग थे उनमें से कॉमन मैन कोई भी नहीं था। वो राजेशाही का जो थाट रहता है वो दिखाने के लिए सब चल रहा था। और लोग ऐसा सोचते कि एक तरफ लोगों को खाने के लिए मिलता नहीं है इसलिए लोग मर रहे हैं, और यहाँ दरबार में खाने को मिलता है तो इतना लोग खाते हैं कि खाने के बावजूद उनको डायबिटीज नहीं होता तो फिर भी लोग मरते हैं। इसका कैंडिड ग्रंथ में ऐसा यह कोटेशन बताया कि फ्रांस में हर रोज 10 लोग मरते थे, कि ऐसा माना जाता है कि फ्रांस में हर दिन 10 लोग मारे जाते थे, मर जा रहे थे। तो उनमें से 9 लोग जिनको खाना नहीं मिलता रहा था ऐसे वो मर रहे थे, और एक जो था वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा था उसको, इसी के लिए उसके बाद वो मर रहे थे। देखो मतलब इतनी आर्थिक विषमता समाज में फैली हुई थी, और इसी आर्थिक समस्याओं को दूर करने का प्रयास मॉन्टेस्क्यू, हॉल्टेयर एंड रूसो इस थिंकर ने किया था। न्याय व्यवस्था में बहुत सी सारी विपरीत परिस्थितियां थी। ऐसा माना जाता है कि हम उस वक्त रेलवे, ट्रेन या कुछ एरोप्लेन या बस एसटी नहीं थी, श्वान के जरिए वहां पर हम ट्रेन कर रहे थे। उस वक्त फ्रांस में भी वैसा ही था। तो ऐसा माना जाता है कि फ्रांस में हम जर्नी करने के लिए जितने श्वान चेंज करते हैं, मतलब कुछ डिस्टेंस पार करने के बाद उस श्वान को हम रख देते हैं और बाद में दूसरे श्वान से फिर जो रहता है उसको लेके हम आगे का जर्नी कर सकते हैं। तो अब कुछ डिस्टेंस के बाद उसको चेंज करते हैं और दूसरी तरफ जाने के लिए हम दूसरा इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से श्वान चेंज होते थे। और उसी तरह फ्रांस में ऐसा माना जाता है कि जिस तरह से जर्नी करने के लिए हम श्वान चेंजेस करते हैं उस तरह के फ्रांस में कानून भी बदलते थे। देखो ये जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई है इसका एक रीजन नहीं है। सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, घटनात्मक, कानून, ये सब रीजंस हमें ये देखने को मिलते हैं, और इसी रीजंस को हमें इस विचारवंतों ने सब लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया था। परिणति क्या हुई? एक वक्त ऐसा था कि लोग राजकुमारों को, राजकुमार के मतलब राजाओं, रानियों, राजकुमार को इतना अच्छी तरह से मानने लगे थे, लेकिन एक दिन ऐसा इसका विपरीत परिणाम हमें देखने को मिलता है कि इन सबको राजदरबार को छोड़कर भागने को लोगों ने मजबूर किया है, और इसी लोगों की वजह से पूरी दुनिया में सबसे पहले राजशाही जिसे हम कहते हैं वो राजशाही खत्म होकर जिलेटिन पर उस राजा को चढ़ा दिया है, और उसी को ही उसके बाद राजशाही नष्ट होकर पूरे फ्रेंच में लोकतंत्र प्रस्तावित करने का प्रयास हुआ है, और इसी एक घटना पूरी दुनिया में सबसे पहले हुई थी, और इसीलिए इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन का पूरी दुनिया पर सबसे गहरा असर हुआ है, क्योंकि इसके बाद समाज में मॉन्टेस्क्यू, वोल्टेयर, रूसो ने जो विचार अपने समाज के लिए प्रस्तावित किए हैं उनमें से समाज में स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, न्याय, ये जो तत्व के जो प्रिंसिपल्स है, जैसे हम वैल्यू भी कह सकते हैं, ये जो वैल्यूज पूरे वर्ल्ड ने एक्सेप्ट किए हैं, इसकी देन कहां से मिली है, इसकी शुरुआत कहां हुई है, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हुई है, और इसीलिए इस क्रांति को ऐतिहासिक नहीं तो सब तौर पर इसका गहरा असर समाज पर या पूरी दुनिया पर हुआ है।
They saw it as the beginning of the chain of events that ultimately led to accession of the king of the France. Thought most people at that time did not anticipate thought out of मतलब ये जो सब हो रहा था कि हालांकि उस समय अधिकांश लोगों को ऐसी उम्मीद ही नहीं रही थी कि ऐसा हो सकता है, लेकिन लोगों की ताकत क्या रहती है जिसे हम लोकतंत्र कहते हैं, ये उस वक्त लोगों को चला है, मालूम हुआ है कि लोकतंत्र क्या होता है। अगर सब लोग एक हो जाते हैं तो लोगों की ताकत क्या रहती है। समाज में अगर हम देखते हैं तो हम एक मराठी में एक कोटेशन है, जैसे हम गांव करे थे राव ना कर, मतलब समाज जो करता है वो राजा भी नहीं कर सकता। ये हमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन से मालूम हुआ है। और इसी के बाद हाउ एंड व्हाई डिड दिस हैपेंस, ये क्यों और कैसे हुआ है, यही हमें अभी मालूम करना है। और ये मालूम करने के लिए हमें फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी, मतलब 18वीं सदी के उत्तरार्ध में समाज की परिस्थिति क्या थी, इसकी इंफॉर्मेशन हमें इसमें लेनी है। हमें मालूम है कि ये 1734 में जो 16वां लुई था वो बुर्बन फैमिली का था। बुर्बन घराना ऐसा माना जाता है कि नियर अबाउट 300 से भी ज्यादा ये सब फैमिलीज ने फ्रांस पर राज किया है। और उनमें से जो लास्ट था लगभग 16वां लुई जिसे हम कहते हैं, फाइनली आप किंग, और वो जब राज दरबार पर आया, राजगादी पर आया, फ्रेंच के राजगादी पर वो आसीन हुआ, he was 20 years old, और उस वक्त वो केवल 20 साल का था। वो ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस मेरी एंटोनेट से हुआ था। और लॉन्ग इयर्स ऑफ वॉर हैड ड्रेनेड द फाइनेंशियल रिसोर्स ऑफ फ्रेंच, मतलब जब वो राजपद पर आया तब फ्रांस की जो हम जिसे हम तिजोरी कहते थे वो बहुत ही खड़खड़ा चल रहा था। मतलब फ्रांस की जो तिजोरी थी वो एम्प्टी हो चुकी थी, जिसे हम सरकारी खजाना कह सकते हैं। उस वक्त क्यों ऐसा हुआ था, क्योंकि समाज में इस तरह से जिसे हम पहले कहते थे कि लोगों को कुछ काम तो मतलब ज्यादा से ज्यादा राजाशाही में, मतलब दरबार में ऐसी राजाशाही जिसे हम जो राज दरबार में शाही जिसे कहते हैं, ऐसा कुछ खर्च अननेसेसरी हो रहा था। और इसी से लोगों को ये सब थिंकर की वजह से जब पता चला तो लोग उनके खिलाफ आवाज उठाने के लिए मैदान में आ रहे थे। जैसा कि हमने 14 जुलाई 1789 में जब पेरिस के इन फ्रंट ऑफ टाउन हॉल में वो जब जमा हुए थे, गैदर हुए थे, तब हमें वो मालूम हुआ है। और देखो यहाँ पर बताया है अपॉन दिस, मतलब लॉन्ग इयर्स वॉर, मतलब यहाँ में देखने को मिलता है कि याडेड टू वाज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एट एक्सट्रीम कोर्ट ऑफ द इंफेंस प्लेस ऑफ वर्साइल, मतलब फिजूल खर्च ज्यादा वो वहां पर चल रहा था। अननेसेसरी कॉस्ट वो ज्यादा कर रहे थे। और इसी के भी अंडर लुईस, जिसे हम 16 लुईस कहते हैं, फ्रांस हेल्प, और इसी के भी ऐसे सिचुएशन कैसी थी कि फ्रांस में बहुत ही आर्थिक कंडीशन पुअर हो रही थी। और इसी के बीच इंग्लैंड के खिलाफ, जो इंग्लैंड के ही 13 कॉलोनिकल है, इंग्लैंड के खिलाफ इंग्लैंड के जो वसातियां थी, इंग्लैंड में जिसे हम यूएसए कहते हैं, यूएसए में इंग्लैंड के ही 13 वसाती थी जो सिटीजन्स इंग्लैंड के ही थे, लेकिन सब जमीन अलग थी। आपको शायद अमेरिकन लड़ा शायद मालूम होगा कि अमेरिका में जो 13 वसाहती थी उसमें जो रहने वाले लोग थे वो इंग्लैंड के थे, लेकिन प्रदेश अलग था, लेकिन नागरिकत्व सिटीजन तो ये के था इंग्लैंड।
दुनिया में ऐसा पहली बार हुआ है कि उस देश के नागरिकों ने ही उनके शासन के खिलाफ लड़ा या अगेंस्ट वो खड़े रहे हैं। और हमें मालूम है कि जॉर्ज वाशिंगटन ने इस का नेतृत्व किया था और सेनानी के बतौर उन्होंने इतना कुछ कार्य अच्छी तरह से किया था, इनकी वजह से जब स्वतंत्र लड़ा में पहली बार पूरी दुनिया को मालूम हो चुका था कि इंग्लैंड का भी पराभव या पराजय हो सकता है, इंग्लैंड भी हार सकती है। इंग्लैंड अमेरिका स्वतंत्र युद्ध से हमें ये सब दुनिया को पता चला है और इसी को मदद करने के लिए ये सर 16वें लुई ने क्या किया था, उनको मदद की थी ताकि इस यूनियन को पहले ऊपर कर्ज ना और उनके बाद कर्ज फ्रांस पर पहले कर्ज था, इसके बावजूद भी उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ अमेरिका को क्या की थी, मदद की थी और उसके बाद और उनको बोझा जो कर्ज का था वो सहना पड़ा हुआ था। और ऐसा माना जाता है लिव्र जैसे हमारा जो करेंसी है रुपया, उस तरह से फ्रांस का जो उस वक्त करेंसी यानी कि चलन था वो था लिव्र और लगभग वो कर्जा चुकाने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ लोग थे उनके ओर से लोन लिया था, लेकिन अब उनको भी पता चला है कि इस गवर्नमेंट हमारा जो इंटरेस्ट है, जो हमारा पैसा लोन है वो भी पे नहीं कर सकती, तो उन्होंने 10% ज्यादा इंटरेस्ट की मांग की थी, जो उनको मालूम था कि गवर्नमेंट ये नहीं दे सकते। तो फिर इन लोगों को इंटरेस्ट देने के लिए या लोन देने के लिए उन्होंने लोगों पर, जो आम लोग है फ्रांस के नागरिकों पर क्या किया, उन्होंने टैक्स लगाया। लेकिन टैक्स लगाने के बावजूद भी ये काफी नहीं था। यहां पर बताया है, क्या बताया है कि नाउ बिगन चार्ज 10% इंटरेस्ट ऑन लोन्स so that French government was obliged to spend increased percent it is brought to interest payment alone। और इसी के बावजूद हमने पहले देखा है कि फिजूल खर्च भी वहां चल रहे थे, जहां पर जैसे हम टू मीट इट्स रेगुलर एक्सपेंसेस मतलब नियमित खर्च भी वहां पे चल रहा था। फॉर एग्जाम्पल पर यह बताया है कि विश्वविद्यालय चलाने के लिए सैनिकों की रखरखाव, सैनिकों पर कुछ खर्च किया जाता था और इसके अलावा कोर्ट या मेंटेनिंग आर्मी है, कोर्ट है, रनिंग गवर्नमेंट प्रशासन चलाने के लिए है, इनका खर्च कुछ अलग ही था। और इसी तरह से उन्होंने टैक्स इंक्रीज किया, टैक्स ज्यादा ही बढ़ा लिया, लेकिन टैक्स बढ़ाने से भी कुछ नहीं हुआ था। और इसीलिए समाज में जो थी, समाज को यहाँ पर बताया है, देखो फ्रेंच सोसाइटी इन द 19th सेंचुरी वाज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट, मतलब 19th सेंचुरी में फ्रेंच समाज को 3 टाइप्स में बांट दिया था। और यहाँ बताया है, देखो यहाँ पर हमें मालूम है कि पाद्री, कुलीन और जैसे हम सामान्य लोग कहते हैं, इनको इस तरह से बांट दिया था। लेकिन यहाँ पर बताया है कि द सोसाइटी ऑफ स्टेट वाज पार्ट ऑफ द फ्यूडल सिस्टम, मतलब फ्रेंच सोसाइटी जो 3 भागों में जो बांट दिया था और उनमें से ओनली मेंबर्स ऑफ द 13 पेड टैक्स, मतलब जो तीसरा क्लास है, जो जिसे हम थर्ड स्टेट कहते हैं, उनको ही ज्यादा से ज्यादा टैक्स देना पड़ता था। और इससे पहले हमने देखा है कि ये जो थर्ड स्टेट है ये कॉमन मैन थे, कॉमन लोग थे, सामान्य लोग थे कि उनका प्रॉफिट भी कम था, अर्निंग सोर्सेज भी कम थे और जो पहला और दूसरा स्टेट कहते हैं उनका प्रॉफिट बहुत ही ज्यादा था, उनका इनकम भी बहुत ज्यादा था, स्पेशल कुछ उनको पावर्स भी मिले थे जो टैक्स की वजह से भी ज्यादा अर्निंग करते थे। फिर भी फर्स्ट
टैक्स देने का छूट दिया था, और जिनका प्रॉफिट कम है या इनकम कम है उनको ही उनसे ज्यादा टैक्स लिया जाता था। इस तरह से सिचुएशन हमारे मतलब हमें फ्रांस में देखने को मिलती है। और इस तरह से उन लोगों को जैसे अधिकार थे पहले और दूसरे क्लास सी स्टेट के लोगों को, उनका पहला अधिकार यह है कि उनको जो टैक्स है उस टैक्स को फ्री कर दिया था। दूसरा अधिकार यह है कि उनको टैक्स से फ्री कर दिया था, लेकिन वो थर्ड नेशन के लोगों की ओर से टैक्स लेते थे। देखो कैसी सिचुएशन वहां पर थी। पहली सिचुएशन ये, अगर हम सोचते हैं कि जिसका प्रॉफिट ज्यादा वो टैक्स ज्यादा दे सकते हैं, अगर प्रॉफिट या इनकम अगर कम है तो टैक्स कम ले सकते हैं, ऐसी सिचुएशन हमें देखने को मिलती है। लेकिन अब इसके अपोजिट सिचुएशन फ्रांस में इन्हीं लोगों ने निर्माण की थी, और इसी अवस्था में फ्रांस की जो सोसाइटी थी ऐसी उनके पास परिस्थितियां निर्माण हुई थी। और इसके बाद हमें मालूम है कि यही लोग जो सब काम करते थे, ऐसा माना जाता है कि खेतों में यानी कि फील्ड पर भी काम करते थे, टू वर्क इन द हाउस घर में भी काम करते थे, सब इन द आर्मी सेना का संरक्षण करने का मतलब देश का संरक्षण करने का काम भी वो करते थे। और इस तरह से पार्टिसिपेट इन द बिल्डिंग रोड्स मतलब रोड बनाने के लिए कंस्ट्रक्शन का भी काम वही करते थे, और उन्हीं से ज्यादा टैक्स लिया जाता था, जो कि उनका इनकम बहुत ही कम था। और ऐसे सिचुएशन में किस तरह से 2 मिनट के लिए हम यहाँ ले लेंगे। देखो यहाँ पर बताया है कि इसके अलावा ऐसा माना जाता है कि जो थर्ड स्टेट था उनकी संख्या बहुत ही ज्यादा थी, जो जिसका इनकम कम है उसकी ज्यादा बहुत ही ज्यादा थी। संख्या ज्यादा होने से कुछ नहीं होता क्योंकि अर्निंग सोर्स कुछ नहीं रहता, और उनका ज्यादा टैक्स लिया जाता था, पहला यह पॉइंट। और दूसरा पॉइंट यह है कि फर्स्ट और सेकंड स्टेट के जो स्टेट के जो लोग हैं उनकी संख्या बहुत ही कम थी, लेकिन उनको जो पावर थे उनके जो ऐसा माना जाता है कि ओनली स्मॉल नंबर ऑफ देयर ओन ऑफ लैंड एंड कल्टीवेटेड, और मतलब जो ज्यादा से ज्यादा उनकी संख्या कम थी और उनको ही अधिकार ज्यादा थे, और उसके जो मालिकी हक जिसे हम बोलते थे इनकम अगर कहते हैं तो उनका इनकम बहुत ही ज्यादा था। मतलब सिचुएशन देखो, जो लोग कम है उसका इनकम ज्यादा था, उनको ही ज्यादा अधिकार थे, और जो लोग ज्यादा थे उनका इनकम कम था, उनको ही ज्यादा टैक्स देना पड़ता था। ऐसे सिचुएशन में फ्रांस की समाज दबी हुई थी। और इसी के बाद हमने पहले भी देखा उनको कुछ अधिकार ज्यादा ही थे। उनमें से पहले यहाँ बताया गया है कि चर्च किसानों से जो टाइप नाम का टैक्स है वो मांग करते थे, और जिसे हम इसके बाद जो देखो जिसे हम धार्मिक या टैक्स कह सकते हैं। इसके अलावा टाइल नाम का जो टैक्स था और राजाओं को देना पड़ता था एक तरह टाइल का, और टाइल का जो है वो इन सेकंड या थर्ड स्टेट के जो लोग हैं इनको कुलीन लोगों को भी देना पड़ता था, जो धर्मगुरु कहते हैं उनको भी देना पड़ता था। और इसीलिए और इसके बाद which were lived article on every consumption like salt and tobacco, मतलब जो नमक है हर दिन में हम इस्तेमाल करते हैं, इन पर ही उन्होंने टैक्स लगाया था। तंबाकू इस पर भी उन्होंने टैक्स लगाया था। और इसी तरह से the burden of financing activities of the state third tax who borne by the third state alone, और इसी तरह राज्य के वित्तीय कामकाज को सारा बोझ ये जो थर्ड स्टेट कहते हैं इस पर भी पड़ा था। और इन्हीं लोगों ने
फ्रांस के राजाओं के खिलाफ रिवॉल्यूशन करने का प्रयास किया है। इस तरह से इसकी शुरुआत आज हमने की है। बाद में द स्ट्रगल ऑफ सर्वाइवल, जीने के लिए कैसा संघर्ष उन्होंने किया है, इसकी इंफॉर्मेशन हम लेने वाले हैं।